हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 2 अगस्त 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम इंडिया यूएस रिलेशन। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है आफ्टर द डोनाल्ड ट्रंप imposed tariff on India. India US ties without several challenges will move forward, says MEA. So, as we all know, the day before yesterday, Donald Trump, USA, imposed 25% tariff on Indian goods and also additional penalty for trade with Russia. है ना, तो 25% के टैरिफ लगा दिए इन्होंने इंडियन गुड्स पे, और पेनल्टी भी लगाई है। दोनों के अपने अलग अलग रीजन है ना। पेन जो टैरिफ है 25% का, इसके पीछे जो आर्ग्यूमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये है कि इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करता है ओवर यूएसए, है ना। दैट इज वाई हम भी उन पर टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। ये वन वे ट्रैफिक अब यूएसए में नहीं चलने वाला। अगर आपको हमारे साथ फ्री ट्रेड करना है, देन हम भी आपके साथ फ्री ट्रेड करेंगे, और अगर आप हम पे टैरिफ इम्पोज करेंगे तो हम भी आप पर रेसिप्रोकल टैरिफ इम्पोज करेंगे। तो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, पेनल्टी भी इम्पोज की गई है इंडियन प्रोडक्ट पे और इंडियन इकोनॉमी पे। और ये पेनल्टी इसलिए इम्पोज की गई है बिकॉज इंडिया रशिया से बहुत सारा ऑयल एंड डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है। तो इसके पीछे आर्ग्यूमेंट ये है कि अब क्योंकि इंडिया यूएसए से ऑयल एंड डिफेंस इक्विपमेंट परचेज कर रहा है और रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में है, एंड यूक्रेन यूएसए का अलाय है, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया रशिया के साथ ट्रेड करके, जो रशिया यूक्रेन वॉर है ना, उसमें रशिया को इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, फंड कर रहा है। दैट इज वाई वी आर इम्पोजिंग ए एडिशनल पेनल्टी ऑन इंडिया। अब डोनाल्ड ट्रंप को जैसे उम्मीद थी कि अब इन टैरिफ्स के बाद और पेनल्टी के बाद इंडिया एकदम बैकफुट पे होगा, इंडिया में एक पैनिक का माहौल होगा। बट डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा कुछ लगा नहीं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोशल मीडिया एक्स है उस पर बहुत सारी बातें लिखी, इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी तक बोल दिया। अभी तक जो बातें इंडिया में की जा रही थी और इंडिया में इंटेलिजेंसिया कर रहा था, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिमार्क अभी तक नहीं आया था, ठीक है। हाँ, कल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने जरूर कहा था कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक ब्राइट स्पॉट में इन वर्ल्ड, बिकॉज अब डोनाल्ड ट्रंप ने डेड इकोनॉमी बोला था। आज हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होते हैं अक्सर वो प्रोवोकेटिव नहीं होते हैं, है ना। वो काफ़ी बैलेंस्ड होते हैं, उनमें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज का यूज किया जाता है। और ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आया है। तो जो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, रणधीर जायसवाल, उन्होंने बोला कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा आसान नहीं रहे हैं। हमने पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे हमारे रिलेशनशिप में, है ना। तो ये जो चैलेंज अभी आया है, टैरिफ कॉन्फ्लिक्ट जो इंडिया यूएस के बीच में आया है, ये जो चैलेंज है काफ़ी छोटा है, जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं। कैसे 1998 में आफ्टर इंडिया टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स, यूएसए ने इंडिया पे बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसके कंपैरिजन में तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और यूएसए के बीच में, ये सिर्फ हम मानते हैं कि ट्रेड तक लिमिटेड रहेगा, ठीक है। और जो अदर एरियाज हैं, चाहे वो स्पेस का एरिया हो, चाहे वो डिफेंस का एरिया हो, या फिर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का एरिया हो, यहाँ पर जो इंडिया यूएस है साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। और क्वाड, G7 जैसे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, G20,
इनमें मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इंडिया ने इस तरह का ऑफिशियल स्टांस लिया है रिगार्डिंग यूएसए, है ना। जबकि यूएसए की तरफ से देखो, चाहे उनके ऑफिशियल्स हों या फिर उनके प्रेसिडेंट हो, वहाँ से प्रोपोगेटिव स्टेटमेंट आ रहे हैं। बट वी आर ए मैच्योर डेमोक्रेसी, हम ऐसी प्रोपोगेटिव लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सारे ट्वीट किए, बट हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक सिंगल ट्वीट नहीं किया ओवर टैरिफ्स। ठीक है, टैरिफ्स क्या होते हैं, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इनको। जो टैरिफ्स हैं, टैरिफ्स एक तरह के टैक्स होते हैं जो एक कंट्री किस पे लगाता है, दूसरे कंट्री पर लगाता है, दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट पे लगाता है, जो पहले कंट्री में क्या किए जाते हैं, इंपोर्ट किए जाते हैं। यानी कि इंडिया पर टैरिफ लगाए हैं यूएसए ने, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया से अब जो भी प्रोडक्ट जाएंगे उन पर क्या लगेगा, 25% का टैक्स लगेगा। यानी कि 100 रुपए की कोई भी चीज अगर यूएसए जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो कितने रुपए की हो जाएगी, 125 रुपए की हो जाएगी। ये टैरिफ होते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप का बनाया हुआ टर्म है। रेसिप्रोकल टैरिफ ऐसे टैरिफ होते हैं जो उस कंट्री पर लगाए जाते हैं, है ना, जो कंट्री यूएसए पर टैरिफ लगा रहा होता है। ठीक है, तो देखते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस में क्या होता है ना। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में बताओ, जो यूएस है ना, उसमें कई सारे स्टेट हैं, तो यूएसए में जो नंबर ऑफ स्टेट है वो कितने कितने स्टेट हैं यूएसए में, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम एसआईआर, इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो बिहार एक पोल बाउंड स्टेट, जहां साल के एंड में क्या होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाले हैं। ठीक है, तो जब इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया, इलेक्शन का नोटिफिकेशन इशू किया एंड कोड ऑफ कंडक्ट वहां पे जारी हुआ, उसके बाद एक क्वेश्चन उठा कि बिहार में बहुत सारे वोट हैं जो इलीगल हैं। अब कैसे इलीगल है कि कुछ तो इलीगल माइग्रेंट आ गए हैं बांग्लादेश से, नेपाल से, म्यांमार से, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड हैं और वो अपना वोट कास्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रॉमिस करता है इंडियन डेमोक्रेसी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, तो फ्री इलेक्शन, बिकॉज किसी भी प्रेशर में नहीं आते, तो फ्री इलेक्शन तो हो रहे हैं, बट अगर इस तरह के इलीगल वोट्स होंगे किसी भी स्टेट में तो वो इलेक्शन फेयर नहीं होगा, है ना। क्योंकि एक्चुअल लोगों के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो हमारी डेमोक्रेसी का हिस्सा ही नहीं है। तो ये जो जब अपना वोट कास्ट करेंगे तो इनके अंदर एक बायस होगा, तो ऐसे वोटर्स को वोटिंग लिस्ट से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट कर गए हैं बिहार से। ठीक है, इसके अलावा परमानेंटली कहीं बाहर सेटल हो गए हैं, इसके अलावा कुछ की डेथ हो चुकी है। तो ऐसे लोगों के जो वोट हैं वो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं बिहार में डिफरेंट पोल्स में, तो इनको भी हटाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि वोटर लिस्ट में चेंजेस, यानी कि ऐसे लोगों को हटाना जो मर चुके हैं, जो माइग्रेट कर चुके हैं या फिर दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। ठीक है, तो अब इसकी जो पहली लिस्ट है SIR की वो इशू कर दी गई है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इस SIR के अकॉर्डिंग 65 लाख जो वोटर्स हैं वो वोटिंग प्रोसेस से, वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। ठीक है, इसका जो डिस्क्रिप्टिव डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और उन्होंने कहा कि ये जो लोग बाहर गए हैं ना, जो 65 लाख लोग हैं, इनमें ज़्यादातर लोग कैसे हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दो दो जगह वोट डाल रहे हैं, दिल्ली में भी वोट डाल रहे हैं, बिहार में भी वोट डाल रहे हैं, तो उनका बिहार का वोट कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, या फिर परमानेंटली माइग्रेटेड लोग हैं, ठीक है, जो बाहर परमानेंटली बिहार से माइग्रेट हो चुके हैं। और चौथी कैटेगरी उन लोगों की है जो अनट्रेसेबल है ना, कहीं पता ही नहीं है उनका कहाँ है, फॉरेन चले गए, कहाँ चले गए, किसी और स्टेट में सेटल हो गए। तो इस तरह से ये 65 लाख लोग
बिहार में निकले हैं, है ना, जिनके वोट थे, तो इन वोट्स को क्या कर दिया गया है, कट आउट कर दिया गया है, ताकि इन वोट्स का मिसयूज ना हो। ठीक है, इसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोला है कि अगर किसी पर्सन को इस एसआईआर पे क्लेम करना है, ऑब्जेक्शन करना है ना, तो वो फॉर्म 6A भर सकता है और अपने क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी रेज किए गए अपोजिशन पार्टी की तरफ से कि जो हमारा जो वोट बैंक है, उनको क्या किया जा रहा है, कट शॉर्ट किया जा रहा है, सो दैट कि इस इलेक्शन में जो सेंट्रल में रूल करने वाली पार्टी है बीजेपी, वो कंफर्टेबली जीत सके। ठीक है, बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिया की एक इलेक्शन कंडक्टिंग बॉडी है। जिसको 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से लेके 329 में दिए गए हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और एक 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है, 1989 से पहले एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के, तो एक सर्च कमेटी होती है जिसमें लॉ मिनिस्टर होते हैं और 2 अदर मिनिस्टर होते हैं। वो मिलके क्या करते हैं, 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, 5 कैंडिडेट का पैनल बनाते हैं। इन 5 कैंडिडेट का पैनल जो है सिलेक्शन कमेटी के सामने रखा जाता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी एक यूनियन मिनिस्टर जिसने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना करंटली, है ना, रिकमेंड करें, या थर्ड जो पर्सन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, उनके सामने ये 5 नाम रखे जाते हैं और जो भी फैसला लेती है सिलेक्शन कमेटी, वो पर्सन इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है। ठीक है, अगर इनके टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर 6 ईयर या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो वो होता है। ठीक है, हटाने का ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है इलेक्शन कमिश्नर को, है ना। कैसे हटाया जा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिक्वेस्ट पे हटाया जा सकता है। ठीक है, इनकी जो सैलरीज होती हैं वो सैलरीज किसके जैसी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जैसी। जो सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलती है, वही सैलरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर्स को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज, इंडियाज फ्यूल एक्सपोर्ट गोइंग ऑन विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो अभी चारों तरफ इसी की बात हो रही है कि यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ इंपोज कर दिए 25% के। ठीक है, तो अब जो फाइनल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ना, जिस पर ट्रंप के सिग्नेचर है, वो आ गया इन टैरिफ से रिलेटेड। और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को देख के लगता है कि इंडिया पैनिक मोड में क्यों नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ना, पैनिक मोड में क्यों नहीं है, इंडिया में इतना डर क्यों नहीं है कि बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना। बिकॉज अगर आप इसको देखो, और यहाँ पे आपको अमेरिका की, यूएसए की हिपोक्रेसी भी देखने को मिलेगी। ये इंडियन प्रोडक्ट पे एक पेनल्टी लगा रहे हैं क्योंकि हम रशिया के साथ ऑयल परचेज कर रहे हैं, और ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है ना, जिसमें इंडिया पे 25% के टैरिफ लगाए गए हैं, उन टैरिफ से ऑयल और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनको बाहर कर दिया गया है। यानी कि रशिया की वजह से पेनल्टी भी लगानी है और रशियन ऑयल को परचेज भी करना है। अगर आपको रशियन ऑयल से इतनी प्रॉब्लम थी तो आप ये जो टैरिफ हैं ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे भी लगा देते, है ना। तो हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाते और इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी बन जाती। लेकिन नहीं, इन्हें पेनल्टी भी लगानी है एंड रशियन गुड्स को भी परचेज करना है। अब बात करें टैरिफ्स की, किन किन पे टैरिफ्स और नहीं है ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा। तो अगर बात करें प्रोडक्ट की, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, खास करके जो टैबलेट हैं, इंजेक्टेबल आपके इंजेक्शंस हैं, सिरप्स हैं, इन पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक
एंड आईसीटी गुड्स पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है, एसएसडी पर कोई टैरिफ नहीं लगाया गया है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑफ कोर्स इन पे भी कोई नहीं लगाया गया है। अगर कुल मिला के देखें तो इंडिया मेजरली जो यूएसए को एक्सपोर्ट करता है उसके 80% पे तो कोई टैरिफ है ही नहीं, ठीक है। दैट इज भाई इंडिया को कोई फिक्र नहीं है ना, क्योंकि 80% प्रोडक्ट पे कोई टैरिफ लग नहीं रहा है। इन पर टैरिफ लगाओ तब इंडिया पे इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 80% जो आइटम इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएसए को वो यही तो है, एसएसडीज करता है, अब जो हमारे आईसीटी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनको करता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को करता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को करता है, ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को करता है, उन पर तो टैरिफ है ही नहीं, है ना। ऑन द अदर हैंड दुनिया में इस बात की भी डिबेट की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया की तरफ एग्रेसिव रवैया दिखा रहे हैं ना, ये सिर्फ क्या है, दिखावा है ना, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अदर जगह ये टैरिफ लगा रहे हैं। वो लोग कहेंगे कि इंडिया इंडिया तो रशिया के साथ इतना सारा ट्रेड कर रहा है, आप उन पर तो कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हो, इंडिया आप पर इतना टैरिफ लगाता है, आप उन पर तो कोई टैरिफ नहीं लगा रहे हो। तो दुनिया को दिखाने के लिए, है ना, कि हम इंडिया के साथ भी वैसा ही बिहेव कर रहे हैं जैसा कि आपके साथ कर रहे हैं, तो एक टैरिफ लगाने का दिखावा किया जा रहा है ना। तो दैट इज वाई इंडिया में आपको कोई पैनिक देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि मेजर आइटम्स जो हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं उन पर एक्चुअली कोई टैरिफ है ही नहीं, लगाया ही नहीं गया, टैरिफ फ्री रखा गया है उनको अभी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। 71st नेशनल अवार्ड 2025 इनको डिक्लेयर कर दिया गया है, और नेशनल अवार्ड इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड माने जाते हैं। 1954 में इन्हें शुरू किया गया था, भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स के साथ में, ठीक है। तो सिनेमा की फील्ड में जो बहुत अच्छा काम करते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम करते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार भी, है ना, जैसे कि स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि ये बेहतरीन मूवी है या ये बेहतरीन एक्टर है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो बेस्ट एक्टर की अगर बात करें तो बेस्ट एक्टर दो लोग हैं, है ना। शाहरुख खान को मिला है बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड फॉर द फिल्म जवान, विक्रांत मैसी को मिला है फॉर 12th फेल, दो बेस्ट एक्टर हैं। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर बात करें तो रानी मुखर्जी को ये अवार्ड मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। अगर बेस्ट फीचर फिल्म की बात करें तो ये 12th फेल है ना, सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी को मिलेगा। बेस्ट फिल्म इन हिंदी, है ना, इसकी बात करें तो ये कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री, इसको मिला हुआ है। बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी। बहुत सारी लैंग्वेज में और भी अवार्ड दिए जाते हैं, बट एग्जाम परस्पेक्टिव से यही जो 5 या 6 अवार्ड हैं ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, ठीक है। तो ये 12th फेल फॉर बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी, बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, एंड बेस्ट फिल्म इन हिंदी कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री, और बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो सुदीप्तो सेन फॉर केरला स्टोरी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इज न्यूज फ्रॉम इसरो। इसरो गियरिंग अप फॉर नेक्स्ट यूएस कोलैबोरेशन विद ब्लूबर्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो अभी हमने यूएसए के साथ कोलैबोरेट करके एक मिशन किया है जिसका नाम है निसार। निसार एक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है ना, जो दुनिया का सबसे एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन रडार या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना। 2 तरह के बैंड इस्तेमाल किए गए हैं। तो पहला डुअल बैंड सैटेलाइट भी है, पहला बैंड एल बैंड है, दूसरा बैंड एस बैंड है ना। एल बैंड नासा ने डिजाइन किया है, एस बैंड आपका इसरो ने डिजाइन किया है, और अभी हाल ही में से 30 जुलाई को जीएसएलवी मार्क 2 के थ्रू लॉन्च किया गया है सक्सेसफुली। इसे इसकी ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया है। ऑर्बिट क्या है? सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो कि 746 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। 746 747 वेरी करता रहता है थोड़ा बहुत, तो इतनी हाइट पर है। उसके बाद इंडिया पर टैरिफ अप्लाई कर देता है यूएसए बहुत सारे। उसके बाद डिबेट शुरू हो जाती है कि स्पेस सेक्टर में जो कोलैबोरेशन चल रहा है इंडिया यूएसए का, क्या इन टैरिफ के थ्रू वो भी इम्पैक्ट होगा। तो इसको क्लियर किया है हमारे इसरो चीफ बी नारायण ने। इन्होंने कहा है कि हम जो भी पहले से प्लान्ड इंडिया यूएसए के कोलैबोरेशन है स्पेस के फील्ड में, उनको कंप्लीट करेंगे और इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है नियर फ्यूचर में। इन्होंने जानकारी भी दी है कि हम आने वाले मंथ्स में इसरो के ब्लूबर्ड सैटेलाइट, जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इनको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर
कहां पे है ये? श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। किस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा? तो जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा उस रॉकेट का नाम है GSLV मार्क 3, मार्क 2 नहीं, मार्क 3, ठीक है। इसे LBM-3 भी बोला जाता है, लॉन्च व्हीकल मशीन 3 भी बोला जाता है। मार्क 3 का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा? क्योंकि ब्लू बर्ड का जो वेट है ना वो 6500 kg है, ठीक है। और जो LBM-3 है, GSLV मार्क 3 है, वो 4000 से ऊपर वेट वाले जो सैटेलाइट होते हैं उनको स्पेस में लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जो USA और इंडिया का जो स्पेस कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन है, इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, एज पर द इसरो चीफ बी नारायण। इसके अलावा इसरो के बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स को भी बताया, गगनयान मिशन जो हमारी फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाली है इंडिया की, है ना, उसके बारे में बताया कि बाई 2027 हम इसको लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 3 अगस्त के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।